Hello students, very warm welcome to you all to EduFly JEE NEET Double Batch. Today I am going to discuss a very interesting part of this chapter, that is genetic code and lag operand concept. So let's begin this chapter with the positive energy. Okay. So what does the genetic code mean? It's a 3-letter codons. 3-letter का code होता है, and that 3-letter means it has nitrogenous bases. 3 nitrogenous bases will code for one genetic code, and that genetic code will represent the amino acids, that nitrogenous bases. Okay, so nitrogenous bases, genetic code is a 3-letter word. So we are going to deal with the details of genetic code. Fine. So the discussion about the replication was done. During the application and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. As I have discussed, replication में क्या होता है, डीएनए के इंफॉर्मेशन या जो न्यूक्लिक एसिड्स, बेसिकली यू कैन से न्यूक्लिक एसिड से ही ये डीएनए एंड ऑल बनता है, तो वो रिप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है, कॉपी की जाती है. राइट, न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, ताकि अगर वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है तो उस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके हम दूसरा बना लें. तो रेप्लिकेशन में पढ़ा है हमने, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, ट्रांसलेशन इज ऑल्सो डन. ओके, अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो पिछली चीज़ें हमने पढ़ी उसको थोड़ा बहुत डिस्कशन के साथ ही हम इसको जेनेटिक कोड को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो ट्रांसलेशन में हमने क्या पढ़ा था, इट रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स. राइट, like you know mRNA to proteins are nothing but polypeptides as you all know. तो ट्रांसलेशन में क्या था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ, तो वो ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, mRNA इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यू नो RNA पॉलीमर है, टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, मतलब एमिनो एसिड्स बनना. प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स. एमिनो एसिड्स जो है, एमिनो एसिड्स जो हम जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं, ये कोड करके एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स बनेंगे, वो एमिनो एसिड्स जो है प्रोटीन्स बनाएगा. क्लियर है, तो इस सारे जो है चैनल के साथ लिंक है. जेनेटिक कोड होगा, ये कोड रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स, दैट पर्टिकुलर एमिनो एसिड विल कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन्स. याद रखिएगा. ठीक है, तो एमिनो एसिड्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स. क्लियर है, तो ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग वाज डन. दिस इज जस्ट अ रिविजन in order to explain about the genetic code. Okay, so change in nucleic acids, that is genetic material, were responsible for change in amino acids in proteins. So what does this statement says, that अगर न्यूक्लिक एसिड में किसी तरह की चेंजेस होती हैं, किसी तरह की चेंजेस, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्लास में आपको बताया था, जो म्यूटेशन एक वर्ड आता है. राइट, म्यूटेशन क्या होता है, किसी भी चेंज नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लिक एसिड में किसी तरह की जो चेंजेस हुई, तो जेनेटिक, तो उसमें क्या होता है, वो क्यों होता है, अगर किसी भी एमिनो एसिड्स में, जैसे कि अगर ये 3-लेटर कोड है, सपोज AUG मिथियोनाइन है, अगर बाय मिस्टेक ए की जगह यहाँ पे GUG हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ ए की जगह पे G हो गया, दैट मीन्स जीन म्यूटेट हो गया. दैट मीन्स एमिनो एसिड्स में कोई चेंजेस आ गई. एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स होते हैं, तो उस एमिनो एसिड्स में कोई चेंजेस होने के कारण किसी तरह की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या कोई डिफेक्ट हो सकता है इन दैट जीन. ओके, सो इट मीन्स दैट दिस लेड टू द प्रपोजिशन ऑफ अ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो ये जो प्रॉब्लम नज़र आया साइंटिस्ट को, उन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड में चेंजेस आ रहा है, तो ये जेनेटिक डिफेक्ट्स होना, ये सब चीज़ों के लिए अगर हम ऐसा करें कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड अगर हम रिप्रेजेंट करें, वही जेनेटिक कोड जो है डायरेक्ट वो सीक्वेंस करेगा वो एमिनो एसिड्स. अगर जो भी जेनेटिक कोड होगा, सपोज AUG, इट विल कोड्स फॉर मिथियोनाइन. ओके, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ
any protein synthesis. Methionine starts the protein synthesis. Remember, protein synthesis was already completed in previous class. Just to remind you all. तो क्या है कि जब जेनेटिक कोड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें ये जो जेनेटिक डिफेक्ट है इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम जेनेटिक कोड लेके आए। वो कोड स्पेसिफाई करेंगे कि ये अमीनो एसिड, अगर हमें कोड नहीं मिलता तो कोई भी अमीनो एसिड किसी के साथ जुड़ जाता, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती थी। एंड दैट्स द रीज़न साइंटिस्ट केम अप विद द जेनेटिक कोड, जो कि डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, जो भी सीक्वेंस हो गया अमीनो एसिड्स का, उस वही अमीनो एसिड जो है पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, ठीक है। और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा, अमीनो एसिड ही हेल्प करेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अभी भी जेनेटिक कोड के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग लैक ऑपरेंट कंसेप्ट भी आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द टर्म जेनेटिक कोड किसने प्रपोज्ड किया था, दैट ऑल्सो यू शुड नो। दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज जॉर्ज गैमो, ओके। उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि जैसे कि 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, A, T, G, C, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, और आरएनए में थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, और अगर डीएनए स्ट्रैंड है तो ये 4 जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। एंड 20 अमीनो एसिड्स, जो 20 अमीनो एसिड्स है, टू बी कोडेड द कोड शुड हैव 3 बेसिस, ठीक है। उनका पर्पज़ ये था कि अगर हमारा 4 बेसिस है और 20 अमीनो एसिड्स है, नेचुरली अकॉर्डिंग 20 अमीनो एसिड्स जिसके बारे में सभी जानते हैं, तो वो 20 अमीनो एसिड्स के लिए जो है 3 बेसिस, अगर हम लोग 3 बेसिस करके रखें, उन 3 बेसिस को ही हम एक अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं। ये उनका सजेशंस था। देखते हैं बाकी साइंटिस्ट ने कैसे रिएक्ट किया और कैसे ये जेनेटिक कोड आया। चलो, तो जेनेटिक कोड क्या है? इट इज़ अ 4-letter लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स which is translated into 20-letter language of amino acids. Clear? तो जेनेटिक कोड जो है एक 4-letter लैंग्वेज है ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और वो 4-letter लैंग्वेज को हम 20-letter लैंग्वेज ऑफ एमिनो एसिड्स में ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर? तो ये जो जेनेटिक कोड है उसका प्रूफ एज अ ट्रिपलेट वाज द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि साइंटिस्ट ने कहा कि हमें ट्रिपलेट्स, 3 अमीनो एसिड्स, 3 नाइट्रोजनस बेसिस को एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाना चाहिए, और जो कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, दैट विल कोड्स फॉर अमीनो एसिड, राइट। तो ये जो जेनेटिक कोड का प्रूफ है कि ट्रिपलेट में हमें रखना चाहिए 3 नाइट्रोजनस बेसिस शुड स्टे टुगेदर, दैट वाज परफॉर्म्ड बाय मार्शल नीरेनबर्ग, ओकोआ, फ्रांसिस क्रिक। दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट who gave the proof that genetic code should be present as a triplet. Okay, so this is the very famous scientist, you all should know, Dr. Hargobind Khurana. Dr. Hargobind Khurana is a very popular Indian scientist. So what he did, he synthesized RNA molecule by chemical method. तो उन्होंने RNA molecule को chemical method से synthesize किया था। तो this may be framed as a question in NEET exam. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम जेनेटिक कोड के बारे में कुछ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू जेनेटिक कोड। मार्शल नीरेनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प्ड द कोड टू बी डेसिफर्ड। ओके, तो जो मार्शल नीरेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, प्रोटीन सिंथेसिस को फाइनली सेल फ्री सिस्टम को करके प्रोटीन सिंथेसिस को उन्होंने कोड करने में हेल्प किया कि कौन सी एमिनो एसिड्स किस नाइट्रोजनस बेसिस के लिए कोड करके अब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये काम किसने किया था? मार्शल नीरेनबर्ग। ओके, सेवरल ओकोआ एंजाइम दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner. It is enzymatic synthesis of RNA. It means that सेवियर बहुत सारे एंजाइम्स थे जिसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, वो क्या करते थे, आरएनए को पॉलीमराइज करके और एक डिफाइंड सीक्वेंसेस टेम्पलेट जो स्ट्रैंड होता है, जैसे कि मैंने कहा था 3' to 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, जो हमें पता होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम इंडिपेंडेंट वे में हम निकाल सकते हैं, जैसे कि एंजाइम, उस सिंथेसिस आरएनए का एंजाइमेटिक सिंथेसिस करवाना। ठीक है, चलो
सो दिस टेबल इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, बहुत इजी है ये। तो ये कोडन्स हैं जो एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो ये जो टेबल दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, यू दैट इज यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। तो ये 4 बेसेस के साथ सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, इन 3 पोजीशन को करके एक एक नाइट्रोजनस बेसिस जोड़ के ट्रिपलेट कोडन्स फॉर्म करेंगे, राइट। और सेकंड पोजीशन में देखो यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक जैसे हम पहले फर्स्ट पोजीशन का जैसे नाइट्रोजनस बेसिस लिखेंगे, सेकंड पोजीशन की भी ऐसे ही होगी। और थर्ड पोजीशन में ये एक रो के लिए UCAG। अब क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, U के साथ U का मल्टीप्लाई, फिर तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो सेकंड है U और फिर इसके बाद C के साथ होगा, तीसरा में UUA, राइट, चौथा में UUG। तो दिस विल कोड फॉर फिनाइलएलानिन, LEU मतलब UUA मीन्स ल्यूसीन। सो दिस इज इन दिस वे द एमिनो एसिड्स आर टू बी कोडेड। मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके। सी सपोज दिस इज फर्स्ट पोजीशन, ओके, UCAG, बहुत ईजी है, UCAG। ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस जो आप लोग को पता है, 4 नाइट्रोजनस बेसिस हम लोग कर रहे हैं। U मीन्स यूरासिल, तो दिस इज सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन यहाँ होगा UCAG। अब इसको करो UUC, देखो सॉरी UUU, UUC, UUA, UUG। सेकंड का करिए UCU, UCC, UCA एंड UCG। ठीक है, बाकी सब भी बहुत इजी है, UAU, UAC, UAA, UAG। So in this way the complete table you can fill it up entirely। अब आपको याद ये रखना है कि कौन सी जो कोडन्स हैं वो कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। जैसे कि फिनाइलएलानिन कौन सा होगा, ल्यूसीन कौन सा होगा, जैसे 20 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स है ना, उसी का हमने कोड देखा कि उस अमीनो एसिड को कौन से कोडन्स को हम शामिल करते हैं, कौन सा जेनेटिक कोड होगा, राइट। चलो अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक कोड जो कि अभी हमने डिस्कस किया उसका फीचर्स क्या होगा। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड क्या होगा, द कॉडन इज ट्रिप्लेट, ओके, दैट मीन्स 61 codons code for amino acids and 3 codons do not code for any amino acids, hence they function as stop codons। देखो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, A, C, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, ये 4 बेसिस को एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम टोटल नंबर ऑफ बेसिस निकाल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ टोटल नंबर ऑफ बेसिस, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 4 क्यूब, दैट इज 64। दैट मीन्स ट्रिपलेट कोडन्स में 64 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आपको कैलकुलेशन क्लियर है, राइट। 4 नाइट्रोजनस बेसिस एंड टू द पावर क्यूब। क्यूब क्यों लिखा गया है उसमें भी क्वेश्चन है, क्योंकि हम ट्रिपलेट जो भी जेनेटिक कोड होगा वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस में हम उसको अरेंज करेंगे। सो दैट्स द रीज़न 4 क्यूब होगा, तो 64 हो गया, राइट। लेकिन उसमें याद रखना कि 61 कॉर्डन्स हैं वो एमिनो एसिड को बनाएंगे, लेकिन जो 3 कॉर्डन्स रह गए वो एमिनो एसिड नहीं बनाएंगे, वो स्टॉप कॉर्डन्स, मतलब वहाँ रुक जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो याद रखना है some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate, okay। तो पहला याद रहेगा आपको कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट है। 61 कॉडन्स जो है वो एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे, 3 कॉडन्स जो है वो किसी को कोड नहीं करेंगे, दैट मीन्स दे आर स्टॉप कॉडन्स। कुछ एमिनो एसिड्स जो है दे आर कोडेड बाय मोर देन 1 कॉडन, एक से ज़्यादा कॉडन से वो कोड करते हैं, इसलिए उस कोड को क्या कहते हैं, हेंस द कोड इज degenerate, okay। The codon is read in mRNA in a contiguous fashion, there are no punctuations, okay। तो इसका मतलब ये है जो कॉडन है
एमिनो एसिड्स का, तो वो कंटिन्यूअस मतलब सिमिलर फैशन में ऐसे AAG, AUG, AGU इस तरह से वो एमिनो एसिड्स कोड करते हैं। पंचुएशन में किसी तरह के कोमा, फुल स्टॉप, किसी तरह के पंचुएशंस नहीं यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स जिसको जो कभी चेंज नहीं हो सकता, इट विल एग्जिस्ट एवरीवेयर, यूनिवर्सल, ओके। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, ट्रिपल यू जो है, this is the codon and that will code for phenylalanine, that is PHE. In the short form, the first three letters of phenylalanine is taken, that is PHE. Some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codons and in some protozoans. तो एक्सेप्शन याद रखना, जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ आपको एक्सेप्शंस भी याद रखना होगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ट्रिपल U विल कोड फॉर फिनाइलएलानिन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कॉडन्स और कुछ प्रोटोजोन्स में ये एक्सेप्शन नहीं होते हैं। इनका ट्रिपल U की जगह अलग एमिनो एसिड्स कोड करता है, राइट। AUG जो है, दिस इज द कोड फॉर मेथियोनाइन। बहुत पहले कहा था, इसका ड्यूअल फंक्शन है। ड्यूअल फंक्शन ये है कि AUG जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी हमेशा आता है इससे, AUG जो है मेथियोनाइन है, अ वेरी इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स, और इट विल ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटेड कॉर्डन, मतलब कॉर्डन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो मेथियोनाइन से ही होगा। और आपको याद रखना है कि UAA, UAG एंड UGA ये तीनों जो है दे आर स्टॉप कॉर्डन्स। स्टॉप मतलब जो भी सिग्नल है कि अब कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा या स्टॉप करना है इसे, तो ये तीनों कॉर्डन्स के साथ ही हमारा जो एमिनो एसिड्स है या हमारा जो प्रोटीन या DNA सीक्वेंस विल स्टॉप देयर एंड देयर, ओके। तो UAA, UAG एंड UGA आर स्टॉप टर्मिनेटर कॉर्डन्स, ओके। चलो अब हम बात करते हैं, जेनेटिक कोड इज डन, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, जिसमें आप लोगों को लैग ऑपरेंट कंसेप्ट ही पढ़ना है। और जैसे कि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं लाइक ट्रिप्टोफेन ऑपरेंट, एरा ऑपरेंट, देयर आर सो मेनी ऑपरेंट्स, बट इन योर syllabus it's included is lag operand concept. So today we are going to discuss about the lag operand concept, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। जो भी हमने अभी जीन बताया, जीन के बारे में पढ़ा, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कोडिंग एंड एवरीथिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, राइट। तो अभी हम उस जीन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उस एक्सप्रेशन को एक ब्रॉड टर्म में हम बता सकते हैं कैसे, कि जो यूकैरियोट्स हैं, द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें रेगुलेशन कैसे एग्जर्ट होते हैं, कैसे उनमें रेगुलेशन कैसे दिखती है। फिर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ, हम DNA टू mRNA, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। देन प्रोसेसिंग लेवल, दैट इज रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशनल लेवल। सो ये 4 लेवल के थ्रू ही हम यूकैरियोट्स में जीन का एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अभी तक जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, बगैर जीन तो हम कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, राइट। जीन शुड बी प्रेजेंट देयर, है ना। जीन्स का क्रोमोसोम पे रहेंगे, वही जीन जो है एक्सप्रेस करेंगे। तो वो जीन कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे ऑपरेंट में, ओके। सो द इम्पॉर्टेंट इज अबाउट लैग ऑपरेंट कंसेप्ट। और भी बहुत सारे, जैसे कि ट्रिप ऑपरेंट है, एरा ऑपरेंट है, बहुत सारे ऑपरेंट कंसेप्ट हैं, बट आपको सिर्फ लैग ऑपरेंट कंसेप्ट ही पढ़ना है। इन योर हायर स्टडीज यू विल गेट टू नो अबाउट ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट अदर ऑल, ओके। लैग ऑपरेंट कंसेप्ट किसने दिया था, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, दैट इज जैकब एंड मोनर। दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गेव दिस लैग ऑपरेंट कंसेप्ट। एक्सपेरिमेंटली दे डेमोन्स्ट्रेटेड द रेगुलेशन ऑफ जीन इन यूकोलाई, ओके। तो हम बात करते हैं इकोलाई के बारे में, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इकोलाई में ही किया था। इकोलाई दैट इज़ प्रोकैरियोट्स में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हम जीन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑपरेंट। ऑपरेंट क्या है, ऑपरेंट जो है, ये जो टर्मिनोलॉजी ऑपरेंट, इसके बारे में समझना होगा। उसके बाद ही इसकी जो कंसेप्ट है, इसका जो एक्सपेरिमेंट्स है जो जैकब एंड मोनर ने दिया था, वो आप समझ सकते हैं। ऑपरेंट जो है ग्रुप ऑफ जीन्स
that are transcribed at the same time. That means ऑपरेंट जो है एक सेट ऑफ जीन्स है जो एक ही साथ ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है एक ही समय में। ये नहीं कि अगर एक जीन कर रहा है तो दूसरा स्टॉप हो रहा, नहीं, तीनों जीन का एक ही साथ काम होगा। ऑपरेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेंट। ओके, दैट मीन्स द सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन कॉल्ड एंड स्ट्रक्चरल जीन इन प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड ऑपरेंट कंसेप्ट। दैट मीन्स ये जो ऑपरेंट के बारे में मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ जीन्स जो एक ही साथ ट्रांसक्राइब करेंगे, क्या क्या जीन होंगे उसमें? रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन्स। याद रखना ये 4 टाइप ऑफ जीन्स हैं प्रोकैरियोट्स में जो कि जीन को एक्सप्रेस करेंगे, एंड दैट इज नॉन इज द ऑपरेंट कंसेप्ट। ओके, सो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। कौन कौन से जीन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं लैक ऑपरेंट को, राइट? याद रहेगा। चलिए, द लैक ऑपरेंट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इच इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग द शुगर लैक्टोज। जैसे कि मैंने कहा लैक मीन्स लैक्टोज, सबसे इंपॉर्टेंट लैक्टोज का शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये जो लैक ऑपरेंट जो हमने कहा स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है इसमें, वो सारे स्ट्रक्चरल जीन्स जो है लैक्टोज शुगर की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लैक ऑपरेंट कंसेप्ट पढ़े तो उसमें जीन हो गए, उसमें एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ये सारे जो हेल्प करेंगे इस कंसेप्ट को समझने में, राइट। वन ऑफ दैम इज द जीन फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट हेल्प्स इन लैक ऑपरेंट कंसेप्ट। ओके, और ये एंजाइम क्या करता है? एंजाइम का पर्पस क्या है? रेगुलेट करना है ना। तो उस एंजाइम एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, ये आपको पता होगा। तो एंजाइम, ये एंजाइम का नाम क्यों लिया गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज? यूं ही तो नहीं ले लिया, इट हैज़ सम वर्क, राइट। तो दिस एंजाइम हाइड्रोलाइजेस लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जैसे कि मैंने कहा ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज शुगर को ही प्रोसेसिंग करता है लैक ऑपरेंट कंसेप्ट। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में फॉर्म करेगा, आई मीन इसको ब्रेक डाउन कर देगा। एंजाइम होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्लियर है? दैट मीन्स लैक्टोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा जैकब और मॉनोड ने इकोलाई में एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो अब हम बात करेंगे कि इकोलाई में कैसे ये ऑपरेंट कंसेप्ट को एक्सेप्टेबल है और हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो सबसे पहली बात, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और लैक्टोज एब्सेंट होगा, तो अगर ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज एक्ट एज अ शुगर है ना बॉडी में, तो ठीक इकोलाई की फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। अगर ग्लूकोज इकोलाई में प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, मतलब लैक्टोज नहीं है, तब इकोलाई जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि in the presence of lactose, only in the presence of lactose E. coli will produce the enzyme beta galactosidase। अगर lactose एंजाइम नहीं है, lactose is absent, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा। साफ बात, राइट। तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि हमें ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होता है तो E. coli जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, पहले प्रेजेंट था, अगर आप दूसरे कंडीशन में अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, तब इकोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा। दिस टू आर द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट। अब वो बताएंगे कि कैसे हुआ ये, ठीक है, कि क्यों ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। इकोलाई कैन यूज आइदर ग्लूकोज विच इज अ मोनोसैकेराइड और लैक्टोज विच इज अ डाइसैकेराइड। इकोलाई जो है कोई भी शुगर यूज़ कर सकता है, ग्लूकोज भी शुगर है, लैक्टोज भी शुगर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ अराइज होता है कि ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है, ठीक है। यू आर क्लियर अबाउट द मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज इज नथिंग बट द कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ग्लूकोज या लैक्टोज दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ आता है कि लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, लेकिन ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, याद रखिएगा, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, लैक्टोज सिंपलर नहीं है।
लैक्टोज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, तो उसको हम लोग को एंजाइम के थ्रू तोड़ना पड़ेगा। तो एंजाइम कौन सा काम आ रहा है यहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्लियर है? तो यहाँ पे मीन लैक्टोज को तोड़ने के लिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में हमें कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंड दैट्स द रीज़न यहाँ एंजाइम की यूज़ हो रही है। अगर सिंपल शुगर होता जस्ट लाइक ग्लूकोज तो हमें उसे तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। लेकिन अगर यहाँ हमारा जो लैक्टोज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शुगर है, वो शुगर हमारी बॉडी में इतनी आसानी से वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हमें पहले सिंपल फॉर्म में टूटेगा तब बॉडी में डाइजेस्ट होगा। क्लियर है ना? तो इसीलिए क्या हो रहा है कि लैक्टोज को जो है पहले डाइजेस्ट करना होगा किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसीलिए यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जिक्र किया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं ऑपरेंट कंसेप्ट में। प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, ये सारे जीन्स के बारे में बताया था। अब देख लेते क्या है ये। इट इज़ अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज टू, इट प्रमोट्स द स्ट्रक्चरल जीन्स टू ट्रांसक्राइब थ्रू ऑपरेटर जीन। ओके, RNA पॉलीमरेज, जैसे कि मैंने एक DNA सीक्वेंस बनाया था, याद है? DNA सीक्वेंस में ये प्रमोटर जीन था, जहाँ से जो है RNA पॉलीमरेज 2 की अटैचमेंट थी, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करेंगे थ्रू ऑपरेटर जीन। अब बात करते हैं ऑपरेटर जीन क्या है। सब सारे जीन्स जुड़े हुए हैं। ऑपरेटर जीन क्या करता है, वो ऑपरेट करेगा एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स क्या क्या है वो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करेगा, उसके एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल करेगा, ऑपरेटर जीन करेगा। अब प्रमोटर जीन स्टार्टिंग ऑफ सिंथेसिस है, ठीक है, वहाँ अटैच करेगा कौन, RNA पॉलीमरेज 2, ए वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक है, रेगुलेटर जीन क्या है, इट रेगुलेट्स द ऑपरेटर जीन इन कॉर्पोरेशन विद रिप्रेसर केमिकल। अब रेगुलेटर मतलब रेगुलेट करेगा, वो सारे जो जीन्स है उसके एक एक फंक्शन है। रेगुलेटर जीन रेगुलेट करेगा, किसको करेगा, वो ऑपरेटर जीन को हेल्प करेगा रेगुलेट करने में विद रिप्रेसर केमिकल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। जो थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में इतने अच्छे से जिक्र किया। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या क्या है, दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन के ठीक बाद ही स्ट्रक्चरल जीन। अभी मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई शो यू। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स, 3 स्ट्रक्चरल जीन, लैक Z, लैक Y, लैक A। लैक मीन्स लैक्टोज J, लैक्टोज Z, दैट इज दे विल कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कोई भी जीन है, जितने भी जीन्स में बता रहे हैं वो सब एक एक एंजाइम्स के लिए कोड करेंगे। लैक Z जो है वो कोड करेगा किस एंजाइम के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक Y है, इट विल कोड फॉर लैक्टोज परमिएज। लैक A, it will code for enzyme thiogallactosidase transacetylase. So these 3 are the very important genes that you should know, like Z, like Y and like A. Okay, next अब हम बात करते हैं ये जो इकोलाई में जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट बताया आपको कि अगर अगर लैक्टोज नहीं रहता है इकोलाई में, स्विच्ड ऑफ कंडीशन, तो इकोलाई बैक्टीरिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर लैक्टोज प्रेजेंट होता है इकोलाई में तो इकोलाई कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो द इकोलाई बैक्टीरिया दैट कल्चर्ड इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज मीडिया, इट वुड नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज दैट नेसेसरी फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। देखो, अगर लैक्टोज नहीं है, अगर इकोलाई में लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो इकोलाई बैक्टीरिया अगर उसको हम कल्चर करते हैं लैक्टोज मीडिया डाल के, ओके, जो भी हम अगर लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो सबसे कन्वीनियंट बैक्टीरिया होता है ना इकोलाई बैक्टीरिया। क्यों बताएं, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत इको फ्रेंडली होता है, हम इससे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस इकोलाई में लैक्टोज एब्सेंट है और आप उस लैक्टोज मीडिया वो होता है जिसमें हम उस इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आगे अगर हम उसमें लैक्टोज मीडिया डालते हैं और भी ग्रोथ की चीज़ें डाल के उसे ग्रो करने की कोशिश करते हैं, वो ग्रो होता है कि नहीं। जब उसमें लैक्टोज ही नहीं है तो वो तो एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज अगर आपको पता है कि जब वो लैक्टोज है, उसके बॉडी के अंदर लैक्टोज है, तो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होना होगा, क्योंकि वही एंजाइम जो है उसे तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। जब लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है भैया, तो कैसे वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा।
तो हमने जो लैक्टोज मीडिया में उसे कल्चर किया था, हम उस बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें वो एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच था, ठीक है। इन दिस कंडीशन स्ट्रक्चरल जीन्स आर स्विच्ड ऑफ, ठीक है। अब जब लैक्टोज एब्सेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी एब्सेंट है, और स्ट्रक्चरल जीन्स लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये तीनों ही स्विच्ड ऑफ कंडीशन में होंगे, दैट मीन्स एब्सेंट होंगे, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय रेगुलेटरी जीन बाइंड्स टू ऑपरेटर जीन। अब लैक्टोज के एब्सेंस में क्या क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, रिप्रेसर प्रोटीन जो है रेगुलेटरी जीन के साथ सिंथेसाइज करके रेगुलेटरी जीन जो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 को ब्लॉक कर देगा। दिस ब्लॉक्स द आरएनए पॉलीमरेज 2 टू ट्रांसक्राइब स्ट्रक्चरल जीन, हेंस एंजाइम्स आर नॉट प्रोड्यूस। अब मुद्दे की बात आते हैं, ये जो इन्होंने कहा, जैसे कि मैंने कहा लैक्टोज एब्सेंट है तो एंजाइम्स होंगे ही नहीं उसमें। एंजाइम्स क्यों नहीं होंगे, व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करके रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर देंगे। जब रेगुलेटर ऑपरेटर बाइंड हो जाएंगे तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है प्रोमोटर के साथ बाइंड ही नहीं हुआ। प्रोमोटर के साथ बाइंड नहीं हुआ तो वो क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब ही नहीं किया। जब स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब नहीं किया तो किसी तरह के कोई एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि बहुत ईजी था ये। लैक्टोज के एब्सेंट में क्या क्या हो सकता है वो मैंने बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। एब्सेंस हो गया, अब बात करते हैं प्रेजेंस। लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या होता है, स्विच्ड ऑन। अगर लैक्टोज है मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी है, प्रोसेस हम देखते चलेंगे। तब जो इकोलाई बैक्टीरिया जो मैंने कहा दैट आर कल्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज मीडिया, जब लैक्टोज मीडिया के प्रेजेंस में हम कल्चर करते हैं, इट विल प्रोड्यूस द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इट इज नेसेसरी फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? जब लैक्टोज है तो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी होगा। लैक्टोज मीडिया में वो इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो भी होगा क्योंकि एंजाइम ही हेल्प कर रहा है उसे ग्रो करने के लिए, तोड़ने के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, राइट। सो इन दिस कंडीशन structural genes are switched on. Structural genes, that is lac Z, lac Y and lac A, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो लैक्टोज के प्रेजेंस में रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज बाय रेगुलेटरी जीन बाइंड्स टू लैक्टोज मॉलिक्यूल। पहले क्या था, पहले लैक्टोज मॉलिक्यूल के साथ नहीं, ऑपरेटर के साथ बाइंड हुआ था, लेकिन यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, लैक्टोज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा और वो रिप्रेसर इंड्यूसर कम्प्लेक्स बनाएगा। एक कम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद क्या होगा, द इनएक्टिव रिप्रेसर कम्प्लेक्स, जो इनएक्टिव है वो ऑपरेटर जीन के साथ नहीं बाइंड करेगा, ठीक है। तो द आरएनए पॉलीमरेज 2 जो ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा, इट विल ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स। अब देखो स्ट्रक्चरल जीन्स तो यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स तो होंगे बिकॉज लैक्टोज प्रेजेंट है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब करके स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करने के बाद प्रोड्यूस क्या करेगा, एंजाइम्स। तो इसमें क्या होगा, लैक्टोज के प्रेजेंस में एंजाइम प्रोड्यूस होगा और लैक्टोज के एब्सेंस में एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो सी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट डायग्राम विच आई एम शोइंग यू। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, दैट मीन्स लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा और लैक्टोज है तो क्या होगा। इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। देखो अब जेड वाई ए ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ठीक है। आई इंड्यूसर, रिप्रेसर एमआरएनए होगा, रिप्रेसर फॉर्म होगा, फिर रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड कर देगा। दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ऑपरेंट को ट्रांसक्राइब नहीं करेगा, एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस करेगा। दूसरे में देखिए लैक्टोज प्रेजेंट है, देखो प्रोमोटर है आई, रिप्रेसर एमआरएनए, फिर क्या होगा वो इंड्यूसर के साथ बाइंड करके रिप्रेसर को इनएक्टिव करेगा। और ये जेड वाई ए 3 स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो लैक एमआरएनए, दैट इज एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करेंगे। वो एमआरएनए जो है ट्रांसक्राइब करने के बाद मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस होगा। ट्रांसलेशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पार्मियस और ट्रांसएसिटाइलेज, मतलब ये 3 जो जीन्स हैं दैट विल कोड फॉर द एंजाइम्स, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ होगा, लेकिन जब लैक्टोज नहीं है तो वो जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा। जब लैक्टोज है
तो वो रिप्रेसर एमआरएनए के साथ इंड्यूसर को इनएक्टिव करने के बाद वो तीनों जीन्स जो स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है वो ट्रांसक्राइब भी होगा और ट्रांसलेट भी होगा, प्रोटीन्स भी बनेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, that is genetic code and structural, that is regulation of gene expression about the lac operant concept. So if you are new to this channel, please like, share and subscribe to this channel. So with this I'll conclude my class today. We shall meet up in next class. So thank you.